स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 6 की पॉलिटी एनसीईआरटी बिल्कुल बेसिक लेवल से देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट चैप्टर है यहाँ पे विविधता। तो देखते हैं विविधता। ये विविधता को आज हम लोग देखेंगे। चलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। विविधता की समझ। सबसे पहले ये हम लोग पढ़ लेते, थोड़ा सा जूम करके। अपनी कक्षा के चारों तरफ नजर दौड़ाइए। क्या कोई ऐसी साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो? इस पाठ में आप पढ़ेंगे कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं। वे ना केवल अलग दिखते हैं बल्कि वो अलग अलग क्षेत्रों में भी आते हैं। उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्योहार आदि भी भिन्न होते हैं। ये भिन्नताएं हमारे जीवन को कई तरह के रोचक एवं समृद्ध बनाती है। सबसे पहले मैं आपको बताते चलूँ कि मैंने ये मतलब ये जो पीडीएफ है, इनमें हम जो मुख्य मुख्य पॉइंट है हमें उनमें अंडरलाइन कर दिए हैं। अगर आप लोग के पास भी बुक है, अगर बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, हम डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ दे देंगे। और जिसके पास बुक है तो वो प्लीज हाइलाइटर लेकर अपने बुक को करते चले, ताकि शॉर्ट नोट्स की तरह एक बन जाए, तो इन्हें आप जब चाहे आप रिवीजन कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इन भिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है। क्या है? इन भिन्नताओं के कारण ही क्या है? भारत में विविधता है। तो यहाँ पे अगर हम जो पॉइंट नोट करने की बात यह है कि जो विविधता का जो कारण ठहराया जा रहा है वह यह है कि धर्म हो गया, रहन सहन हो गए, खान पान हो गए, त्योहार हो गए, अनेक अनेक भाषाएं हो गए, ये सभी क्या है? विविधता एवं भिन्नता की क्या एक पहलू है। तो हम लोग इसी के आधार पर इस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं आगे की ओर। सबसे पहले आपको ये एक क्लासरूम में 3 बच्चे को बोला अलग अलग पेंटिंग बनाने के लिए। तो एक बच्चे ने ये पेंटिंग बनाया, तो कोई बच्चे ने ये पेंटिंग बनाया, तो कोई बच्चे ने ये पेंटिंग बनाया। और आपके लिए भी एक स्पेस है यहाँ पे, और आप भी अपना पेंटिंग इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, तो हम लोग चलते हैं आगे। और क्या है? आपकी उम्र के 3 बच्चे ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए, खाली बक्सों में आप अपना चित्र बनाए। तो सबका चित्रकारी करने का क्या होता है? अपना अपना एक तरीका होता है। बिल्कुल सही बात है, सबका चित्रकारी करने का अलग अलग तरीका होता है। देखो ये कैसे, इसकी देखो बाल बहुत बड़े बड़े हैं, इसमें बाल बहुत छोटे हैं, और इसकी बाल में चोटी बंधे हुए हैं, इसका हाथ इधर है, इसका हाथ इधर, इसके हाथ में ये है, इधर फूल है। तो इनमें क्या है? इन्होंने एक सुंदर लड़की बनाया। तो इसमें क्या है? विविधता को ही यह दर्शाता है और भिन्नता को ही दर्शाता है। हर एक बच्चे को अलग अलग क्या है? भिन्नता अपना दिखाए हैं। कोई बच्चे ने इस तरह का डायग्राम बनाए, कोई इस तरह का, तो कोई इस तरह का। तो ये तीनों में क्या है? भिन्नता है। तो अब हम लोग आगे इसी आधार पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे अगर मान लिया जाए यहाँ पे पूछता है आप अपने बारे में निम्नलिखित जानकारी दीजिए। तो आप लोग भी दे सकते हैं। जिस तरह से क्या पूछा जा रहा है, बाहर जाते समय मैं डॉट डॉट पहनना पसंद करती हूँ। तो क्या आ जाएगा? मैं बाहर जाते वक्त जींस पहनना पसंद करता हूँ, कुर्ता पहनना पसंद करता हूँ, या फिर कुछ भी हो सकता है, आप अपने आधार पे दे सकते हैं सर। उसके बाद मैं घर में डॉट डॉट में बात करती हूँ। यहाँ पे कुछ भी आप लोग अपने मन से भर सकते हैं। मेरा पसंदीदा खेल क्रिकेट है, किसी का लूडो होगा, किसी का बैडमिंटन, कुछ भी, किसी का हॉकी। और आगे मुझे डॉट डॉट के बारे में किताबें पढ़ना बहुत पसंद है, तो मुझे महापुरुषों के बारे में किताबें पढ़ना पसंद है। किसी को भूतों के बारे में कहानी या फिर किताबें जो भी होता है उसका स्टोरी पढ़ने मजा आता है। तो किसी का, सबका अलग अलग जिंदगी है, सब अलग अलग अपना वेशभूषा अलग अलग बना के रहते हैं और अब हम उसी में जीते हैं। चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं। आगे कहता है अपनी अध्यापिका की सहायता से यह पता कीजिए कि आप में से कितनी साथियां के जवाब एक जैसे हैं। क्या कक्षा में ऐसी साथी भी है जिनकी सूची आपके सूची से हूबहू मिलती है? शायद नहीं हो। जिस तरह से आपने क्या देखा ऊपर, यहाँ पे देखा कि अगर आप बाहर जाते समय आप जींस का प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं? यहाँ पे जींस का प्रयोग करते हैं। तो कोई शायद ही होगा जो कि क्या जींस का प्रयोग करता होगा आपके जैसा। नहीं, तो कोई लोग कुछ अलग अलग भी पहनते हैं, तो कोई कुछ और पहनते हैं। तो यही बात होती है ना कि कोई धोती पहनना पसंद करते, कोई मान लो मार्केट जाना है, कोई धोती अपना पहनेंगे, तो कोई कुछ और पहनेंगे, कोई कुछ भी अपना पहन सकता है। तो सबकी अलग अलग क्या है? अपनी स्टाइलिश है, उसी में अपने जीते हैं। सबके अलग अलग थॉट है, अपना वो लोग काम करते हैं। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे है तो वही पूछ रहा है कि आप जिस तरह से जींस पहनना पसंद करते हैं, तो किसी का हो सकता है कि मैं खाली पैर बाहर जाना पसंद करता हूँ। कोई व्यक्ति है कि शूज के बिना घर में भी नहीं बैठता। तो अनेक अनेक यहाँ पे
इन संसार में लोग मिल जाते हैं। अब एक्सेप्शन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अब बात जो होते हैं। चलिए हम लोग आगे अब चलते हैं। साथिया कुछ जवाब आपके जवाबों से मिलते होंगे, मतलब कुछ जवाब मिलते होंगे और इसमें भी नहीं मिलते होंगे। कितने साथियों जैसे किताब पढ़ना पसंद है, आपकी कक्षा के विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं। कोई व्यक्ति कुछ बोलता है तो कोई व्यक्ति मगही बोलता है, जिस तरह से बिहार हो गए, यूपी हो गए, और ये सब एरिया में क्या बोला जाता है, ज्यादातर भाषा मगही बोला जाता है, जिसे ठेठी कहते हैं कि रे खैली रे, मतलब इसी तरह का भाषा यहाँ पे बोला जाता है। तो आपको बिल्कुल इस एनसीईआरटी में पूरा कम ज्यादा स्ट्रेस में लेकर नहीं पढ़ना है, बिल्कुल खुशी पूर्वक पढ़ना है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप लोग को पसंद आए तो शेयर जरूर करिएगा। तो क्या है ना कि कई मामले में आप अपने साथियों की तरह और कई मामलों में आप उनसे भी भिन्न भी हो सकते हैं। जैसे कोई मतलब जो कोई दोस्त होते हैं, किसी को साइकिल चलाना पसंद है, किसी के पास ज्यादा पैसा तो बाइक चलाता है, तो कुछ किसी के पास अच्छा सूट बूट का ड्रेस है और किसी के पास कुछ भी नहीं है, मतलब किसी एगो मतलब फटे पुराने टी शर्ट कोई पहन रहा है, तो कोई अपने साथियों से ऐसा। अगर आप लोग थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे एनसीईआरटी में ही, तो एक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का कहानी है, जो कि उसको स्कूल में बैठने नहीं दिया जाता था और उनसे गाय का चर्बी उतरवाया जाता था, क्योंकि वो उस संप्रदाय में जन्म लिया था। उन्होंने जब उस संप्रदाय उस कास्ट में जन्म लिए, तो कास्ट तो हालांकि किसी का भिन्नता का कारण, सबसे बड़ा कारण कास्ट ही बनता है, लेकिन जो उसका कर्म था, जो उस टाइम के माहौल था, इन्वायरमेंट था, उस अनुसार से जो भी हो रहा था इसमें, तो वो क्या करता था, उसको बहुत ही शर्म आती थी। जैसे मान लो उसके चाचा के साथ एक दिन गाय, मतलब गाय का जो चर्बी होता है ना, उसको बेच के 15-16 रुपए वो कमाते थे। तो गाय का चर्बी मतलब वो निकाल के आ रहे थे, और उसका मतलब स्कूल का छुट्टी होने का टाइम जब आया था ना, तो वो चाचा जी को बोले, चाचा जी आप ये माथे पे ले लीजिए, अगर मेरा दोस्त कोई देखेगा तो वो मतलब हम मेरी मजाक उड़ाएंगे, मेरे को चिढ़ाएंगे स्कूल में। तो अगर आप लोग पढ़े हुए, इसमें भी मेंशन है, आगे चलेंगे हम लोग, आगे जब 2-3 चैप्टर पढ़ लेंगे तो उसमें जरूर मेंशन है, आप लोग निश्चिंत रहिए। अब हम लोग चलते हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे है एक दोस्ती करना। यहाँ पे देखिए जो इम्पोर्टेंट है हम आपको वही बता रहे हैं, ज्यादा नहीं है, कि ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी है तो यहाँ पे ज्यादा स्ट्रेस के साथ पढ़ना है, बिल्कुल मजे से पढ़ना है, और जो इसको पढ़ लेता है उसका बेसिक इतना मजबूत हो जाता है कि कुछ कहने का ही नहीं। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अ, क्या ऐसे इंसान से क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है? नीचे दी गई कहानी पढ़े और इसके बारे में सोचे। मैंने एक मजाक की तरह लिया है। मजाक की छोटे फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था, जो जनपद के भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। जब मैं वहां से साइकिल से गुजरता, वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता रहता। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? बिल्कुल, मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा। क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुका, पर आप लगते हो बड़े अंग्रेज हैं। वह बोला, मतलब कि आप हिंदी भी पढ़ सकते हैं? देखिए, आपको इस कहानी का मैं सारांश बता देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा पढ़ना नहीं है उतना। अगर उतना पढ़ेगा तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, तो हमें सब कुछ देखना, आपका समय भी बचाना है और अच्छे से पूरा आपके दिमाग में बैठाना भी है। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए चलना होगा। अ, देखिए, एक समीर 1 आता है और एक समीर 2 आता है। समीर 1 जो कि वो कॉलेज में पढ़ता है, उसके पास इतनी अच्छी माहौल है, वो पढ़ते हैं, उसके उसके पास ज़्यादा पैसा है, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। और एक समीर 2 जो कि छोटा ही लड़का, जो कि जो साइकिल यहाँ पे मेंशन है ना, जो यहाँ पे साइकिल है, उसके लगभग सीट के बराबर, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, इस ये जो मेंशन चित्र है, इसके सीट के बराबर ये लड़का अपना हाथ बता के बोलता था कि मैं इतना गो से ही अखबार बेच रहा हूँ। तो सोच ही सकते हो उस बच्चा का बैकग्राउंड क्या रहा होगा, उसके माँ बाप क्या रहे होंगे। जो बच्चा छोटा से उम्र से ही अखबार बेचना शुरू कर दे, तो उसका जरूर फाइनेंशियली कंडीशन उसका बहुत ही खराब होगा। उसको उस टाइप का कभी मौका नहीं मिला होगा कि वो पढ़ सके। देखिए, ये सब है ना, इसको एक तरह से बकैती की तरह मत लीजिएगा, क्योंकि यही सब कॉन्सेप्ट है, यही से आपकी जो सोच है वो विकसित होंगे, यही आप लोग देखेंगे। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। हाँ, बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बारे में थोड़ा अधीर होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट विषय के साथ हिंदी पढ़ी है। अब वो लड़का क्या पूछता है, सब्जेक्ट क्या होता है? अब क्या लड़का पूछता है वो, कि मतलब सब्जेक्ट क्या होता है भैया, मतलब ऐसा करके बोलते हैं, भैया ये सब्जेक्ट क्या होता है?
तो फिर उन्होंने बोलता है, फिर उन्होंने मन में ही सोचने लगा कि जो बच्चे कभी स्कूल नहीं गए उसको अब कैसे पता होगा कि सब्जेक्ट। फिर उधर से पूछता है समीर 1 समीर 2, मतलब जो छोटे लड़का था जो अखबार बेच रहे थे वो उनसे पूछता है भैया ये सब्जेक्ट क्या होता है। तो तो समीर 1 जो है, जो बड़े हैं, जो साइकिल पर बैठे हैं, वो बताते हैं कि तुम कभी स्कूल गए हो? बोलता है नहीं। तो फिर मन ही मन सोचने लगे कि जो बच्चा स्कूल नहीं गया उसको भला कैसे पता होगा, मैं कैसे बताऊं कि सब्जेक्ट क्या होता है। लेकिन फिर भी आगे हम लोग चलते हैं, देखिए कहानी क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए, ये कहानी इसलिए दिया गया है ताकि आपको सोच को विकसित कर सके। हालांकि किताब है 6 लेवल के लिए, लेकिन आप देखें अगर यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, चाहे अदर कोई भी एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम हो, चाहे दरोगा हो, एसएससी, सब में कॉन्सेप्ट मांगता है और कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में ही मिलती है। ये अपनी सोच को बदलने का तरीका होता है। मैं पीवाईक्यू भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सब्जेक्ट उसने पूछा, अब तो कभी स्कूल नहीं गया, उसे मैं कैसे समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है। वह कुछ होता है। मैंने शुरू किया ही था कि बत्ती हरी हो गई थी और मेरे पीछे जो गाड़ी था, मतलब जो पीछे गाड़ी था मेरे साइकिल के पीछे, मतलब उसका जो मतलब नहीं, आप जब बत्ती हरा हो गया तो भाई चलना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर तुम रुकोगे तो कितना तुम हॉर्न पे हॉर्न, हॉर्न पे हॉर्न मारते, तुम जैसे लग रहा है कान के सामने से गुजर रहा है, हॉर्न पे हॉर्न, कान फाड़ देंगे। तो इतना शोर, मतलब शोर जो है 100 गुना बढ़ गया। मैंने अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। मतलब फिर कभी मिलेंगे तो उसको बता देंगे कि चलो भाई सब्जेक्ट क्या होता है। मतलब इस तरह से मन के भाव लेते हुए समीर 1 जो है आगे बढ़ गया। हालांकि अब देखिए हम लोग आगे चलते हैं। अगले दिन फिर वहां पर था, मतलब जैसे ही फिर मतलब हमने मतलब जब लाल बत्ती को पार करे थे, फिर वो लड़का कहा था जो समीर जो अखबार बेचा था, वो लड़का वही था। उसके बाद वो मेरे तरफ आया, अखबार पकड़ा, बोलता है लीजिए भैया आपका अखबार, ऐसा करके बोल दिया। फिर पूछता है कि तुम कभी स्कूल गए हो? फिर बोलता है कभी नहीं। फिर बातें बढ़ते हुए गर्व से कहा, मैंने इतना ऊंचा, यानी कि जब मतलब जब वो सीट, साइकिल का जो सीट है ना, गद्दी इतना तक, मतलब इशारा करके बोला, जब मैं इतना सा था ना तभी से मैं अखबार बेच रहा हूँ, तभी से मैंने ये काम करना शुरू कर दिया था। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा। पहले मेरी माँ भी मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेले कर लेता हूँ। फिर अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? फिर मैंने क्या पूछा, अभी तुम्हारी माँ कहाँ है मैंने पूछा। पर अब तक बत्ती हरी हो गई थी और मैं चल पड़ा। तो मैंने उसे पीछे से कहीं चिल्लाते हुए कहा, सुना वह मेरठ में है और उसके साथ बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया। उन्होंने बोला नहीं, मतलब जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है उसको बोलते हैं मेरठ में है माँ, ऐसे करके बोलते नहीं, चिल्ला के बोलते हैं वो मेरठ में ही है, बस आगे बढ़ते जाता है, तो ऐसे करके बोलते हैं। और अभी आपको इंटरेस्टिंग बात यह पता चलेगा, अभी यहाँ तक कोई कहानी में इंटरेस्ट नहीं था। अब जो इंटरेस्ट आएगा, यहाँ पे एक इंटरेस्ट और जुड़ेगा आपके साथ, वो देखिए क्या जुड़ता है। देखिए, मेरा नाम समीर है, ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया, मेरा नाम समीर है। उसने अगले फिर जो तीसरा दिन मिला, ये तीसरा दिन है उसका दोस्ती का, ये क्या है, तीसरा दिन दोस्ती का है। मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा। मतलब वो जो छोटा बच्चा था, उन्होंने अपना नाम बताया कि क्या है, मेरा नाम समीर है। और आप फिर हमसे पूछा आपका नाम क्या है भैया जी, आपका नाम क्या है? तो यह तो बड़े आश्चर्य की बात है कि मेरी साइकिल डगमगाई, मेरा भी नाम समीर है, मैंने बताया। उसकी आंखें एकदम से चमक उठी। हाँ हाँ, मतलब नहीं, मान लो आपका भी नाम समीर, मैं भी समीर, समीर समीर डबल समीर, कमाओ मौज करो, ऐसी वाली माहौल उस लड़के के मन में बैठने लगा। वो मतलब उसकी आंखें क्या चमक उठी। मैंने मुस्कुराते हुए, तुम्हें पता है समीर का अर्थ? तो फिर हवा, पवन और पवन पुत्र कौन जानते हो ना, हनुमान। वो लोग बताते हैं कि नहीं तुमको पता है समीर का अर्थ, मतलब एक तरह से हनुमान होता है, पवन पुत्र हनुमान, समीर प्रियवाची शब्द है, आप लोग जानते होंगे। तो अब से आप समीर 1 और मैं समीर 2। उनसे खूब खुश होते हो कहा, हाँ ठीक है। मतलब वो बोला क्या, जो मतलब मैं आपसे समीर 1 हूँ और तुम समीर 2। बोला हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। मैंने जवाब दिया और इतना हाथ बढ़ाया, हाथ मिलाओ समीर 2। मतलब मैंने अपने हाथ बढ़ा के बोला हाथ मिलाओ समीर 2। तो उनका छोटा सा हाथ मेरे हाथों में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चलकर आगे बढ़ चुका था, पर उसके हाथ में गर्माहट अभी तक महसूस कर रहा था। उसके चेहरे पर उसकी क्या है, चिरपरिचित मुस्कान नहीं थी। मतलब जो पहले मुस्कान, जो पहले दिन मुस्कान था, जो दूसरा दिन जो दोस्ती का मुस्कान था, वो अब उसके चेहरे पे मुस्कान नहीं था। वो बहुत ही मतलब वो डरा हुआ, सहमा सा महसूस कर रहा था। जैसा नहीं बच्चा, जैसा कि हाँ कुछ हो जाए, मतलब कुछ ठीक हो जाए, ऐसे वाला उसके मन में भाव चल रहा था। तो उन्होंने तो उससे पूछ फिर बोलता है, आगे बड़े अक्षर में लिखा था सांप्रदायिक दंगे।
मतलब क्या है कि उसने कहा हुआ दंगे बहुत लोग मारे गए, मतलब जो ये इन्होंने पहले ही बोला था ना कि मेरी माँ बाप कहाँ रहते हैं, मेरठ में रहते हैं, और पेपर में जब इन्होंने देखा, समीर वन पेपर में देखा क्या कि मतलब सांप्रदायिक दंगे मेरठ में हो गए, तो फिर बोलता है लड़का, जो छोटा लड़का था अखबार बेचने वाला, वो बोलता है मैं मुस्लिम समीर हूँ। देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट है, क्या है, मैं मुस्लिम समीर हूँ, वह बोल पड़ा, और मेरे सभी लोग मेरठ में है। उसकी आंखें भर आई, तब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, उसके नजर ऊपर उठाए। ये बहुत ही दर्दनाक है यार, मेरठ में सांप्रदायिक दंगे, मुस्लिम के साथ दंगे हो गए, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको माँ की भी बहुत हानि हुई होगी, इसके गार्जियन का। अब यहाँ पे देखिए, इसको भी थोड़ा-सा आप लोग पढ़ते हुए चलेंगे तो थोड़ा-सा और इंटरेस्ट के साथ आप लोग को क्या है, कहानी जुड़ते हुए समझ में आएँगे। क्या है, समीर 1 और समीर 2 में कोई 3 अंतर लिखिए, और क्या ये अंतर उन्हें दोस्त बनाने से रोक पाए? नहीं, बिल्कुल नहीं रोक पाए दोस्त बनाने से। देखो अंतर क्या है, समीर, पहला नंबर जो समीर है, समीर था वो मुस्लिम समीर था, एक हिंदू समीर था। पहला नंबर ये हो गया। उसके बाद एक था कि उनको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला तो वो अच्छे कॉलेज में शिक्षा ग्रहण किया, और एक है जो अखबार बेचने के लिए वो कभी स्कूल या कॉलेज नहीं गया, उसका मुंह नहीं देखा। बता, ये बहुत ही गरीब है। समीर जो सेकंड था वो बहुत ही गरीब है, उसको कभी कॉलेज जाने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, मतलब वो एक तरह से कह सकते हैं ना कि बिल्कुल जो असलम एरिया जैसा, वैसा टाइप का था ये। तो हालांकि अब आगे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ से एक मुद्दा आता है स्टेटस की। स्टेटस बोले तो गैर बराबरी, ये व्हाट्सएप वाली स्टेटस की बात मैं नहीं कर रहा, आप लोग व्हाट्सएप वाली स्टेटस समझ लेते हो। आगे चलते हैं हम लोग। अगले दिन चौराहे पर नहीं था, उसके अगले दिन वह दिखा ही नहीं, मतलब जो समीर जो वन था, जब वहां साइकिल से गुजर रहे थे तो वो चौराहे पर अब क्या अखबार नहीं बेच रहा था, ये बोल रहा है। अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था, उसके अगले दिन वह दिखा, और ना आगे फिर कभी अंग्रेजी या हिंदी की कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता कि मेरा समीर दो आखिर कहाँ गया। यार जब जब मैं फर्स्ट बार ये कहानी लगभग अभी से 3 साल 4 साल पहले पढ़ा था ना, मेरे को बहुत ही रोना आ गया था। क्या है ना कि ये लास्ट में इमोशनल वाक्य यह है कि ये जो बोलता है, उसके बाद से मैंने समीर दो को कभी आज तक नहीं देखा, और सही बात है कि इनका जो दोस्ती था, उनके अब समीर दो को कोई ला नहीं सकता। ला सकता है क्या? कोई हिंदी और इंग्लिश का अखबार बता सकता था कि ये हाँ यहाँ तुम्हारा समीर चला गया, तुम हंस जाओ के ले आओ, तो ऐसा नहीं है। और ये जो लिया गया है, ये यहाँ से लिया गया है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। जहाँ समीर एक को अंग्रेजी ज्यादा अच्छी आती थी, वही समीर दो को हिंदी बोलता था। जो जो समीर फर्स्ट थी उसको अंग्रेजी भी आता था, वो 3 अंतर नहीं पूछा था, उन्हीं के लिए यहाँ पे व्याख्या दिया गया। एक को अंग्रेजी बोलने के लिए आता था, तो एक को हिंदी बोलता था। मतलब एक हिंदी बोलने में अपना आप को सहज महसूस करता नहीं, अच्छा महसूस कर रहा था, उसको सब कुछ आता था। उसके बाद दोनों की भाषाएं अलग थी, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए, ये हो गया। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उन्होंने बात करना महत्वपूर्ण था। अब देखिए समीर एक और समीर दो की धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमिया, एक हिंदू था, वही समीर दो क्या था, मुस्लिम था। तो उसकी जो धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमिया थी वो भी क्या थे, अलग अलग थे ना, अलग अलग। हाँ, हम कहा थे धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है, दोनों को अलग अलग है। जहाँ समीर एक हिंदू है और वहीं पे समीर दो क्या है, मुसलमान है। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। सबके खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि ये भिन्नताएं विविधता के क्या है, पहलू है। यहाँ पे देखिए, अगर आप लोग कहीं पे मतलब लिखते हैं नोट्स में भी, ये वाला लाइन प्रयोग कर सकते हैं। ये लाइन ये है कि क्या है, खान पान, यहाँ से हो गए, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, खान पान, खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि ये भिन्नता है क्या है, विविधता के ही पहलू है एक तरह से। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अ, अपनी विविध धर्म और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अलावा समीर एक और समीर दो कई अन्य मामलों में भी एक दूसरे से अलग है। अब देखिए क्या है, अ, ये उदाहरण के लिए समीर एक स्कूल में पढ़ाई नहीं की थी, जबकि समीर दो अखबार बेचते। देखिए जितना भी इधर का हम लोग पढ़े थे, इधर इस साइड का जितना भी हम लोग पढ़े थे, इस साइड का, ये सब क्या है, ये सब ये बता रहा था कि मतलब इसका धार्मिक संस्कृति अलग है। ये अपने आप को मतलब एक गैर बराबरी का दर्जा दे रहा था, नहीं इसका स्टेटस बराबर नहीं खड़ा था। लेकिन अब जो हम लोग इधर पढ़ेंगे, इधर इससे कोई लेना देना नहीं है, इधर ये सबका अधिकार है। अब जो हम लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे, ये सबका अधिकार है। पहला अधिकार ये है कि ये उदाहरण के लिए समीर एक स्कूल में पढ़ाई की थी, जबकि समीर दो अखबार बेचता था।
ये सबसे बड़ी कारण है। क्या है? समीर 2 क्या है? तो अखबार बेचता है। उसके बाद क्या, समीर 2 को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं। सही बात है, समीर 2 को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं। अगर आप लोग, हम लोग अगर एडमिनिस्ट्रेशन में घुसते हैं तो यही तो बच्चे को, ऐसा ही बच्चे को तो उठा के उसको कॉलेज में डालना है, उनको स्कूल में डालना है, उसकी शिक्षा के लिए देखना है, उनकी स्वास्थ्य के लिए देखना है। यही तो हम लोग की काम होता है। और ये सब इसलिए तो पहले एनसीईआरटी नींव मानी जाती है, इसलिए नींव मानी जाती है ना, कि आप लोग पहले प्रशासन को समझेंगे, पहले ये सब समझेंगे कि यहाँ पे किस तरह का कल्चर है, यहाँ पे कैसे भाषाएं बोले जाते हैं, यहाँ पे संप्रदाय कौन कौन के रहते हैं, कहाँ पे क्या करने से दंगा का माहौल बन सकता है, ये सब हमें कौन बयां करती है? ये एनसीईआरटियां बयां करती है। और इन्हीं से हम लोग की क्या सोच विकसित होती है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। समीर 2 को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं। वह संभवतः अपने इलाकों में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो करीब उनकी भोजन, घर, कपड़े की जरूरतें की पूरी नहीं हो पाती। मतलब बहुत से तुमने ऐसा लोग देखा होगा कि जिसको खाने के लिए सही से 2 वक्त का रोटी नहीं मिल पाता है, किसी का फटा पुराना कपड़ा होता है। तो ये सब असलम मीडिया की बात बता रहा हूँ। अगर नहीं देखे होंगे तो आप लोग देख लीजिए, तो आपको गरीबी क्या होती है एहसास हो जाएगा। चलिए, यह फर्क उस फर्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा। यह विविधता का रूप नहीं बल्कि यह गैर बराबरी का रूप है। इधर विविधता था और इधर क्या, गैर बराबरी का रूप, स्टेटस। स्टेटस बोले तो मतलब इसको क्या बोलते हैं कि तुम्हारा, तुम में कितना दम है, तुम में कितना औकात तुम्हारा क्या है, ये स्टेटस को बयां करती है। और ये जो गैर बराबरी है, यह सरकार का है कि ये सरकार सभी अपने जो जनता लोग हैं उनको क्या करे, वो अच्छी भोजन, अच्छी शिक्षा और अच्छी दे, जो कि बच्चे पढ़ने वाले हैं। इसलिए तो 14 साल बच्चे को फ्री शिक्षा यहाँ पे दिया जाता है ना भारत में। ये सरकार का मूल कर्तव्य है। आगे है, जाति व्यवस्था और समानता का एक और उदाहरण है। क्या है? आप जो भी अंडरलाइन है, आप लोग उन्हें प्लीज अंडरलाइन करते हुए चलेंगे तो आपको भी ज्यादा समझ में आएंगे। तो आप लोग एक बार जैसे ही इस चैप्टर को पढ़ने लगेंगे तो आपको रिवीजन हो जाएंगे। अब देखिए, जाति व्यवस्था समानता का एक और क्या है, एक और उदाहरण है। चलिए आगे देखते हैं हम। अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हुई तो आपकी जाति कुम्हार हो गई। फिर आप क्या करेंगे कि वही मिट्टी वाला जो दिया सिलाई वगैरह बनाते हैं तो वही आप बनाएंगे। और बाकी बात जो दूसरा व्यक्ति काम करता है, जिस तरह से जो बढ़ई बढ़ई का हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, वो क्या करते हैं कि वो जैसे बहुत सारे फर्नीचर वगैरह बनाते हैं, तो फिर आप कुम्हार होके आप उसके काम में बहुत सारा इंटरेस्ट नहीं रखते। अगर हम कुम्हार हैं तो हम यही करेंगे। मतलब यहाँ पे ये कैसे है, यहाँ का जो ये सब जो सोच होती है कैसे डिसाइड होता है, ये सब वहाँ की पर्यावरण डिसाइड करता है, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो डिसाइड करता है, वहाँ के लोग का जो भूमिका है, जैसा सामाजिक सोच है वो यहाँ पे डिसाइड करता है। अगर आप कुम्हार के घर में जन्म लिए तो आप अपना वही दिया सिलाई वगैरह ही बनाइए और बाकी बात जो भी है काठ का काम वो सब आप मत करिए। तो ये सब अपने आप, ये सब आगे बड़े होने के बाद अपने आप वो पता चलने लगते हैं। विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। क्या है? विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। अब देखिए क्या है, जैसे समीर 1 और समीर 2 दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियां होंगी। आप बहुत अलग होंगे और उन्हें शायद घर के अलग अलग खाना, आप मान लीजिए अगर आपका कोई कोई दोस्त है, अगर आप हिंदू हैं और कोई आपका मुस्लिम दोस्त है तो उसका पहनावा अलग होगा, आपका पहनावा अलग होगा। और वो लोग क्या करेंगे, वो नमाज करने जाएंगे अपने भगवान के पास, मतलब अल्लाह के पास, और आप क्या करेंगे, मूर्ति पूजन करेंगे, अपने मंदिरों में अपना सब पूजा करेंगे। तो ये क्या दर्शाती है, यहाँ पे विविधता को दर्शाता है। तो हमारे जीवन को प्रभावित कैसे करते है, विविधता हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है। हालांकि भारत में अनेक जाति, अनेक धर्म, अनेक लोग रहते हैं, यहाँ पे रहते हैं, सबकी अलग अलग सोच, इसलिए तो भारत एक गणतंत्र है। जिस तरह से अभी बात हो रही है राम मंदिर को लेकर, ज्यादा अभी जो ट्रेंडिंग में जो हैशटैग ट्रेंड कर रहा है वो क्या है कि भारत को जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। लेकिन ये तो संविधान के अगेंस्ट है ना। अगर मान लो ऐसा कर देता है तो संविधान क्या हो जाएंगे, अगेंस्ट हो जाएंगे। यहाँ पे तो संविधान में लिखा नहीं गया है, भारत एक गणतंत्र है, यहाँ पे सभी धर्मों का मानने वाले लोग रहते हैं, तो एक जात तो नहीं कर सकते। लेकिन हम भी इसके सपोर्ट में है, ऐसा नहीं है कि होनी चाहिए। हालांकि अगर हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है तो हम लोग इसे अंधभक्तों की तरह नहीं लेनी चाहिए। हालांकि वो लोग की भी अपनी जीविका होती है, ऐसे नहीं किसी के साथ अन्याय करनी चाहिए। आप लोग अच्छे से ये चीज समझ सकते हैं क्योंकि आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे।
चलिए आगे हम लोग देखते हैं अब। अगर मान लीजिए आपका कोई दोस्त है तो उसमें क्या होगा कि आप कपड़े पहन उसका अलग कपड़ा पहनने का स्टाइल होगा, आपका अलग होगा, उसका भाषा अलग बोलेंगे, जैसे उर्दू हो गए, कोई फारसी हिंदी हो गए, कोई अंग्रेजी हो गए, और वो अलग त्योहार मनाएंगे, कोई लोहड़ी मनाएंगे, तो कोई दही चूड़ा मनाते हैं, तो कोई अलग अलग हम लोग मनाते हैं नहीं। तो जैसे हम लोग जैसे बिहार, झारखंड, यूपी अगर बात करें तो यहाँ पे छठ पूजा बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, और इस बार बहुत से लोग अमेरिका में मनाए जो भी भारतीय थे। तो कहीं न क्या हुआ कि भारतीय जो कल्चर है वहाँ पे क्या किया, उसको प्रमोट किया अमेरिका में, प्रमोट किया ना वहाँ तक, वहाँ पहुँचे, अमेरिका में मनाए गए, तो वहाँ पे भी भेदभाव नहीं देखा जाए। हालाँकि ऐसा नहीं कि अभी भी भेदभाव नहीं होता है, अभी भी ऐसे कुछ निम्न जाति के लोग हैं जहाँ पे उसको सताया जाता है, निम्न उसको दबा के रखा जाता है, ऐसा है। हम ये खुद एनसीईआरटी बयां करती है। हम आगे चलते देखते हैं। आपको शायद तरह तरह के जानवरों, रानियों, सहायक घटना या भूतों के कहानियां पसंद होगी। संभव है कि आपको खुद भी कहानियां लिखना भी पसंद हो सकता है, या फिर कहानी आप लोग खुद बनाते हैं, या फिर कोई शायरी लिखता होगा, तो कोई आप शायरी पढ़ते होंगे, तो आप में भी कोई ना कोई तो ऐसा टैलेंट होगा। स्रोत किताबें वास्तविक जीवन को कल्पना के प्रेरणा लेते हैं। जैसे कोई व्यक्ति कुछ लिखता है, कोई शायरी ही लिखता है, तो वो लोग कैसे लिख सकते हैं, उसके पास कुछ तो डिग्री होनी चाहिए ना। डिग्री बोले तो उसके पास लिखने की क्षमता, उसका बौद्धिक क्षमता तो होनी चाहिए ना। ये कैसे विकास होगा, तो ये विकास होगा किसी ना किसी का, मतलब वो जीवनी पढ़ के, किसी ना किसी मतलब साहसिक कहानी पढ़ के, किसी किसी को भूत के बारे में इंटरेस्ट है तो वो भूतों की कहानियां पढ़ के, किसी भी तरह का हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई सैड शायरी कैसे लिख सकता है, जब तक उसका दिल टिका हो तब तक वो कैसे अंदर से फील आएगा, और जब तक अंदर से फील नहीं आएगा तब तक वो लिख नहीं पाएगा। तो यही बात होती है ना कि मतलब स्रोत कहीं से प्रेरणा लेते हैं कोई स्रोत से, तभी वो लिख पाता है। इसी पे एक लाइन है कि बिना क्लाइमेट्स का कोई कहानी नहीं होता। ये बिल्कुल सही बात है, उसमें जरूर कोई ना क्लू मिलता ही है। कुछ लोग जंगल में जानवरों के नजदीक रहे और उन्हें जानवरों से दोस्ती व लड़ाइयाँ के बारे में कहानियां लिखी। कुछ लोगों ने राजा रानियों के वृत्तांत पढ़कर प्यार और क्या है सम्मान के किस्से लिखे, तो कुछ ने अपने बचपन की यादों को में गोते लगाए, स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों को निकाल कर कुछ साहस की कहानियां लिखी। कल्पना कीजिए कि जिसकी कहानी आपने सुनी या पढ़ी है, उन सभी कहानीकारों या कहानी सुनाने वाले को ऐसी जगह पर रहना पड़े होंगे जहां लोग दो ही रंग के कपड़े पहनते होंगे, लाल एवं सफेद, एक तरह का खाना खाते होंगे, शायद आलू। सब लोग जैसे आप सब्जी में जैसे रेगुलर क्या बनता है, आलू बनता है एक तरह से। असमान रूप से केवल दो पशु पक्षी को पालते हैं, उदाहरण के लिए हिरन और कौवा। यहाँ तो थोड़ा सा ज्यादा ही लोग बोल दिए, ऐसे अपना सभी क्या ज्यादा ज्यादा बकरी पाले जाते हैं जानवर में, और एक हो गए क्या कुत्ता पाले जाते हैं, या एक फिर गाय हो गए, गाय भैंस हो गए, यही पाला जाता है। केवल केवल सांप सीढ़ी खेलने में अपना मनोरंजन करते हैं। ऐसी जगह रहकर कैसी कहानी लिख पाएंगे। अच्छा मान लो जो व्यक्ति कौवा हिरन पालता हो, जो व्यक्ति सांप सीढ़ी के अलावा वो दुनिया ना देखा हो, जो सिर्फ आलू के सिवा आलू ही खाते अपना 90% जिंदगी गुजार दिए हो, अगर उनसे कोई परिकल्पना करे कि आप कहानी लिखे तो क्या लिख पाएगा, हम आपसे पूछते वो क्या लिख पाएगा। उन्होंने ऐसी दुनिया नहीं देखी जिसके बारे में उसे लिखने के लिए कहा जा रहा है, तो वो कैसे लिख पाएगा। इसका कहने मतलब क्या है, आप यात्राएं करिए, यात्राएं करने वक्त सिर्फ यात्रा ही नहीं करिए, पैसे वेस्ट मत कर दीजिए। यात्रा करिए तो थोड़ा सा तर्क वितर्क जरूर करिए। आप अपना मानसिकता से एक बार जरूर टेस्ट करते रहिए कि आसपास के लोग कैसे हैं, कैसे बोल रहे हैं, इसकी क्या परिकल्पना है, ये लोग किस स्तर पे बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सब क्या है, जिस तरह से ट्रेन में सफर करते हैं, हमें तो ट्रेन में सफर करना बहुत ही मजा आता है, कुछ कहे या ना कहे। हमें ट्रेन में ज्यादा भीड़ हो जाता है तो और हमें मजा आता है। जैसे जिस तरह से लोग क्या आते हैं कि बहुत गुस्से में रहते हैं कि यार मेरा सीट है, ये लड़ाई झगड़ा, यार सफर ही है, सफर सब लोग करते हैं, जाना हम भी है, हमें भी है, तुम्हें भी जाना है, तो सब लोग चलते हैं यार। हमें तो मजा आता है क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलता है ट्रेन में जब हम लोग चढ़ते हैं। हालांकि हम ज्यादा ट्रेन में तो नहीं चढ़े हैं, बस वही गिना चुना 10-12 बार चढ़ चुके हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या है, भारत के कुछ विविध तरीके के नीचे लिखे गए काम को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्या है, नीचे लिखे गए मतलब जिस तरह से कोई प्रार्थना करता है, कोई भक्ति गाना गा के अपना भगवान को मनाते हैं, तो कोई नमाज पढ़ता है, समझ रहे हैं, कोई अरदास करता है, कोई जाति वाले, कोई
अलग समुदाय के। कोई शादी करना, कोई शादी क्या करते हैं, 7 फेरों के सातों वचन। कोई फेरे लेके शादी करते हैं, तो कोई अदालत के रजिस्टर में दस्तखत करवा के करता है, तो कोई अंगूठी पहना के इंगेजमेंट करके करते हैं। विभिन्न प्रकार के कपड़े पहना, तो कोई धोती पहन लेते हैं, कोई लुंगी पहन लेते हैं। तो मणिपुर में औरतों का फनेन फनेन एक प्रकार की शॉल होती है, एक तरह से, मतलब जिस तरह से अपना कपास शॉल होती है ना, उसी तरह से फनेन, मतलब एक इसका जो क्या होता है, शॉल वगैरह बनाया जाता है फनेन का। आगे हम पढ़ेंगे, इसका डिस्कशन है आगे। अभिवादन करना, कोई नमस्कार करता है, कोई झारखंड का आदिवासियों का एक दूसरे का जोहर कर, वहां पे क्या जोहर कहलाता है। अब कोई क्या कहता है, बडुकम कहलाता है। अब कोई देखो चावल पकाएगा, कोई मीट सब्जी डालकर उसको बिरयानी कहने लगेगा। मान लो चावल पका दिया, उसमें मीट डाल दिए, सॉरी, तो वो क्या करेंगे, उसको बिरयानी कहेंगे। कोई व्यक्ति क्या करेंगे, उसी में चावल दिया, छिमड़ी उमड़ी मिला दिया, मटर उटर मिला दिया, दाल मिला दिया, तो उसको क्या कहेगा, कोई आदमी खिचड़ी हो गया। अब कोई आदमी इसी को सब कुछ और उसमें और टेस्टी से थोड़ा मिला के, कोई व्यक्ति, कोई समुदाय वाला क्या कहेंगे कि ये क्या है, तहड़ी है। हालांकि यार मुंह में पानी आ गया ये सब सुन के, कि चीजें, मतलब यहाँ पे आप देखिए मुख्य पॉइंट यह है कि चीजें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग होते हैं। एक ही चीज करते हैं, क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे है ना, कि वास्तव में हम एक ही तरह, क्या है, वास्तव में हम एक ही तरह, वास्तव में हम एक ही तरह के चीज करते हैं, नहीं, लेकिन उसका क्या है, लेकिन करने का क्या है, सबकी अपनी अपनी तौर तरीके होते हैं, नहीं। अब देखते हैं, हम विविधता को कैसे समझे। चलिए यहाँ से भी एक पॉइंट आ रहा है यहाँ की, कि हम विविधता को कैसे समझे, नहीं, क्या है, हम विविधता को कैसे समझे, हम विविधता को कैसे समझे। अब हम लोग देखते हैं, करीब 200-225 वर्ष पहले पहले जब रेल यात्रा हवाई जहाज, जैसे देखो विविधता बोले तो विविधता, भिन्न भिन्न चीजें के बारे में पढ़ना और भिन्न भिन्न समुदायों के बारे में जानकारी लेना, कि वो लोग किस तरह से, किस जाति धर्म से आते हैं, वो किस तरह के कपड़े पहनते हैं, किस चीज को वो ज्यादा प्रमोट करते हैं, किस चीज को वो ज्यादा अथी करते हैं। तो यहाँ पे कैसे कोई लोग जानेगा, हम आप पहले डिस्कशन के, कोई व्यक्ति कौवा और हिरन की जगह कुछ ना पाला हो, कोई व्यक्ति, कोई कभी जिंदगी में अपना कौवा हिरन की जगह गाय नहीं पाला, तो उसको क्या पता होगा दूध का स्वाद क्या होता है, पता होगा, नहीं पता होगा। उसी तरह से क्या आता है कि जब हम लोग पहले, अभी हम लोग अपना घिसी पिटी जीवन जी रहे हैं, एक ही कमरे के अंदर, हम लोग सोच रहे हैं दुनिया यार इतना ही बड़ा है, एकदम कोई मेढक के जैसा है हम लोग। तो जब एक मेढक बाहर निकल जाएंगे, मतलब हम ही अगर मान लो कहीं बाहर चले जाते हैं, इस देश से दूसरे देश चले जाते हैं, या फिर इस राज्य से दूसरे राज्य चले जाते हैं, तो क्या अलग फील होगा, वहां पे अलग माहौल होगा, वहां पे अलग कुछ नया, सब कुछ नया नया देखने को मिलेगा, नया नया बातें सुनने को मिलेगा। लेकिन वास्तव में सब लोग जीवन जी रहे हैं, हम भी खा रहे हैं, वो भी खा रहे हैं, वो लोग भी खा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं खा रहे हैं, वो लोग खा रहे हैं, तो वो भी अपना जीवन जीने के लिए खा रहे हैं और हम भी अपना जीवन जीने के लिए खा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बात आता है कि तुम क्या खा रहे हो और वो क्या खा रहे हैं। यहाँ पे जो दोनों की जो बीच का जो अंतर है ना, यही एक तरह से विविधता कह सकते हैं। बहुत पहले जब रेल वगैरह नहीं होता था, अब रेल आया, तो यात्रा करेंगे, जैसे बहुत पहले मान लो कोई व्यक्ति दिल्ली में रह रहा है, ठीक, और यहाँ पे है हम लोग लखीसराय में है, ठीक, कोई व्यक्ति लखीसराय बिहार, और उसके बाद कोई व्यक्ति दिल्ली, मतलब बिहार के छोटे से गांव में रहे, छोटे से जिला के छोटे से गांव में रहे, उसके बाद कोई व्यक्ति दिल्ली में रहे, और मान लो कोई व्यक्ति वहां पे रह रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं। और पहले के जमाने की बात कर, मैं इस प्रेजेंट टाइम की बात नहीं कर रहा, पहले के जमाना में बात कर रहे हैं। क्या आता था, अगर मान लो कोई व्यक्ति, मान लो कोई गाँव में मर गए, कोई व्यक्ति डेथ कर गए, तो पहले यात्रा कैसे करते, या तो घोड़ा उड़ा से करते थे, या तो मेरा बुलल पैदल करते थे यात्रा। पहले साइकिल उकिल भी तो खोज नहीं था, कुछ भी, मतलब किसी तरह जानवर के सहायता से अपने लोग क्या करते थे, यात्राएं करते थे। लेकिन अगर सोचो मिस आउट कि वो यात्रा कोई व्यक्ति डेट किया और खबर पहले जाने में उसको बहुत दिन लगेंगे, नहीं 17-18 दिन खबर जाने में लगेंगे, कि पैदल गए, मान लो कोई घोड़ा उड़ा पे गए, कोई डेट कर गया, यहाँ पे था, उसको जला उला का अंतिम संस्कार कर दे, उसका 13वीं भी पूर्ण गए, 10वीं भी पूर्ण गए, सब कुछ खत्म, भोज भात करके खत्म हो गए। उधर से व्यक्ति दिल्ली से आके उसको आने में टाइम लगेगा, कि वो फिर वहां पे आकर रोने लगेंगे। यहाँ सब लोग हंस रहे हैं, क्योंकि भाई 16 दिन खत्म हो गए, 15 दिन खत्म हो गए, 13वीं तक खत्म हो गए, सब लोग अब खुशी के माहौल, दुख से निकल के खुशी के माहौल में जीने लगे। और जो व्यक्ति दिल्ली से आएंगे गाँव में, अब वो लोग रोना धोना स्टार्ट करेंगे, मतलब वो आप समझ ही सकते हैं ये सब कैसे हुआ। लेकिन अब के व्यक्ति में अगर कहीं भी जाना हो तो वायु यात्रा कर सकते हैं,
तो अब क्या चीजें आसान हो गई, चीजें क्या हुई, आसान हो, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इसलिए ना कहते हैं हम विविधता को कैसे समझे। तो जब पहले रेल की यात्रा आती थी, हवाई जहाज, बस, कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग में यात्रा करते थे। वो पानी के जहाजों या घोड़ा या ऊंट पे बैठकर फिर पैदल चलकर यात्रा क्या करते थे, वो लोग यात्रा करते थे। अक्सर ये यात्रा खेती बसने के लिए, नई जमीन की तलाश में, फिर व्यापार क्या है, फिर व्यापार करने के लिए करते थे। तो इसलिए लोग नई नई जगह पर अक्सर काफी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई लोग बाहर अपना घर छोड़ देते थे। मतलब जैसे सूखा पड़ गया, कहीं पे अकाल आ गया, तो वो लोग क्या करते थे, कमाने उमाने के लिए कहीं दूसरी जगह चले जाते या फिर दूसरी जमीन चले जाते। कोई मान लो बाढ़ आ गया तो उसको घर आप छोड़ना पड़ेगा ना, तो वो बाहर चले जाता था, तो उधर ही मतलब सब कुछ शुरू कर दिया अपना रहना। ठीक, यही होते थे। तो उन्होंने पेट भरना, मतलब जब उसको पेट भर खाना नहीं मिलता था तो वो लोग क्या नई जगह पर जाकर बसते थे। कुछ लोग काम करने की तलाश में, कुछ लोग युद्ध कारण घर छोड़ देते थे। युद्ध करने, पहले सेना में जो भर्ती होता था, युद्ध करने के लिए कोई लोग घर छोड़ते थे। तो वो लोग क्या करते थे, जो घर छोड़ते क्या करते हैं, नई जगह में वो फिर बसना शुरू करते हैं। नई जगह में जब बसता है तो यहीं से उसका क्या करता है, मान लो अभी हम बिहार में एक तरह से रह रहे हैं, और हम, मेरा कल्चर तो मिसलेनियस कल्चर है, हम सब कुछ जैसा है हम जहाँ जैसा वहां तैसन कर लेते हैं हम लोग। अगर मान लो अब हमको क्या होता है कि हमको किसी कारणवश बिहार छोड़ के अमेरिका जाना पड़ जाता है। अमेरिका तो कल्चर दूसरा है, वहां का कानून तो दूसरा है, वहां का संविधान तो दूसरा है। तो वहां पे क्या करेंगे कि जो मेरे यहाँ का, जो हम जो बिहार से सीख के आए, जो हम भारत से संस्कार सीख के आए, अब क्या करेंगे, अमेरिका में फैलाने लगेंगे। या फिर जो अमेरिका अमेरिका में भी तो, अब हम अमेरिका गए तो वहां भी तो हमको ढलना पड़ेगा ना, नहीं ढलेंगे तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हम लोग भारत के एक नागरिक है तो यहाँ पे हमको अलग सुविधाएं दी जा रही है, वहाँ के हम नागरिक नहीं है, हम बसना स्टार्ट किए तो हमको वहाँ पे अलग सुविधाएं दी जा रही है। अगर हम कोई जुर्म कर दे तो हमको अलग सजा वहाँ पे मिलेगा। तो वहां के कल्चर में भी ढलना पड़ेगा। और वहां पे हम चाइना में क्या करते हैं, कुछ कुछ खा लेते हैं, आप लोग रील्स वगैरह में देखते होंगे, तो कुछ खा लेते हैं। और अपना सब क्या है कि थोड़ा सा अच्छा से कम, पूरा एकदम मसाला वसाला डाल के अच्छा से कम खाते हैं संस्कारी टाइप में। लेकिन चाइना में कुछ खा लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर हम लोग चाइना बस गए तो वही होगा, कुछ खाने लगेंगे, लेकिन वही जो कुछ होगा लंद फंद, उसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा मिर्च मसाला डाल के थोड़ा अच्छा सा तनी भारतीय जैसा बना के खाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, चाइना वाला भी कल्चर मिला और भारतीय भी कल्चर वाला मिला। तो इस जब ऐसे कल्चर मिल जाता है तो उसको क्या कहते हैं, मिश्रित, यानी मिली जुली संस्कृति उभरती है। यहाँ पे देखिए दिया गया है ना कि मतलब इसको क्या कहते हैं, मिली जुली संस्कृति कहते हैं। आदान प्रदान होता है और एक देश से मिश्रित, यानी कि मिली जुली संस्कृति उभरती है। चलिए आगे है। अगर अलग 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 क्षेत्रों में इतिहास देखें तो हमें पता चलता है कि किस तरह से विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों वहां के जीवन और संस्कृति को कैसे आकार देने में योगदान किया है। तो यही मतलब जो बाहर लोग जाने लगे तो वो कैसे इस चीज को अपने आप में बनाए रखा, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट एक कारण से विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौतिक स्थितियां से किस प्रकार सामंजस्य बैठते हैं, उसकी भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने और इलाके और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फर्क होता है। समुद्र के पास जो व्यक्ति रहेगा वो उसका पहनावा अलग होगा, और कोई व्यक्ति पहाड़ी एरिया में रह रहा है तो उसका पहनावा ओढ़ावा अलग होगा, नहीं होगा। कहीं पे ठंड है, कोई व्यक्ति कश्मीर में रहे, कश्मीर में कितना ठंड होता है, तो उसका जो कपड़ा रहेगा वो ठंड के अनुसार बचने वाला होगा, उसका जो घर बनेगा उसी अनुसार से बनेगा, किसमें अधिक से अधिक ठंड ना घुसे। और अपना गाड़ी की कैसू बना के चलेंगे, हम लोग बीच में आते हैं एकदम न। तो इसको कहते इस जो हम लोग जहाँ पे अभी ला रहे हैं, जैसे भारत में बहुत से एरिया का है गोल्डी लॉक्स जोन, गोल्डी लॉक्स जोन उसे कहते हैं ना। यहाँ पे मतलब समान अपना जो पृथ्वी है जिस तरह से, वो क्या है, गोल्डी लॉक्स जोन में पाया जाता है। यहाँ पे जीवन जीने के लिए अनुकूल वातावरण है। कहीं पे ज्यादा ठंड है तो कहीं पे ज्यादा बाढ़ है तो कहीं पे ज्यादा सुखाड़ है। तो इस अनुसार से हम लोग ढलते जाते हैं, वहां की जो पर्यावरण को देखते हुए हम लोग ढलते जाते हैं।
लोग यह भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह से गहराइयों से जुड़ा है। ऐसा इसलिए शहरों में लोग बिरले ही अपनी सब्जी अनाज उगाते हैं, जो मतलब जिसके पास पैसा बड़ा, जो थोड़ा सा आर्थिक मंदी से जूझ रहा है, वो उन चीजों के लिए बाजार पर ही निर्भर रहता है। अब कोई व्यक्ति सब्जी उगाया तो वो बेचेगा कहाँ, बाजार में ही, एक बाजार के माध्यम से बेच पाता है। आइए भारत के दो लद्दाख और केरल के जरिए समझने की कोशिश करते। देखिए अब हम लोग क्या करें, ऐतिहासिक और भौगोलिक से देखो कैसे असर पड़ता है, अब हम लोग यहाँ पे जानेंगे क्या है। भारत लद्दाख दो भागों, लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए यह समझते हैं कि कोशिश करते हैं किसी क्षेत्र में विविधता और उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों में कैसे असर पड़ता है। तो अगर आप लोग के पास मैप है तो आप लोग देख सकते हैं, एटलस में नक्शा देखिए। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या है, अब ज्यादा नहीं है, 3 पेज ही बचे हैं। चलिए हम लोग कहाँ थे, हाँ यहाँ देखना है ना। चलिए लद्दाख, लेह जिसकी राजधानी क्या है, लेह है। और इधर हो गया केरल, केरल का क्या है राजधानी, तिरुवनंतपुरम। चलिए अंडरलाइन पहले जो है आप लोग कर सकते हैं, और आप लोग आगे पढ़ना है तो उसको एक बार पढ़ के आइएगा तो आप लोग को क्या होगा, बेहतर समझ में आएगा। लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्व पहाड़ियों में एक बसा रेगिस्तानी इलाका है, क्या रेगिस्तान वाला इलाका है। बहुत यहाँ पे पहाड़ियां है, यहाँ पे नहीं पहाड़ी से, और यहाँ इस क्षेत्र में पेड़ कम उगते हैं। पेड़ कहाँ पे उगा, अरे धरती रहेगा तभी तो पेड़ उगेंगे ना। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीने में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर रहते हैं। जो गर्मी होगा तो बर्फ जो पिघलता है वो उसी से, वो लोग जो पिघलते हैं तो उसी पे पानी पे निर्भर रहते हैं, नहीं तो ठंड में तो पता ही नहीं क्या करें। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिसे पश्मीना ऊन कहा जाता है, जो हम पीछे डिस्कस किए थे, पश्मीना ऊन है ना। तो ये लद्दाख में जो क्या होगा, ये देखिए पश्मीना शाल बुनती हुई औरतें, नहीं है यहाँ पे पश्मीना शाल बुनती हुई औरतें। चलिए ऊन की ऊन मिलता है, यह ऊन कीमती है इसलिए पश्मीना शाल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठे करने के लिए कश्मीर के व्यापारियों को भेज देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती, मतलब जो पश्मीना जो बुनी जाती है शाल, वो ज्यादा का कश्मीर में ही बिकता है, मतलब कश्मीर में ही मिलते हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज एक प्रकार की पनीर जिसको बोलते हैं, खास तरह का छेना, हाँ, एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती है। रेगिस्तान होने का मतलब यह नहीं कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। इतना वहाँ पे इतना व्यापारी है कि कुछ कहने का नहीं। व्यापारी बहुत लोग जाते आते रहते थे। रेगिस्तान है तो ये नहीं है कि मतलब वहाँ का जो पश्मीना शाल है ये सब वहाँ पे क्या करती है, यात्रियों को लुभान्वित करते हैं, जैसे मतलब उसको मतलब अपने और अट्रैक्शन करता है, आकर्षित करता है। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया। लद्दाख जो है रास्ता है, तो वो क्या है, अच्छा रास्ता माना गया है, जिस एलओसी शायद, हाँ, क्योंकि यह कई घाटियां जिसे गुजरकर एक मध्य एशिया के काफिले इसके लिए एशिया के काफिले उस इलाके में पहुंचते थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं। अब क्या वर्तमान में क्या हो गया, तिब्बत हो गया। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते थे। देखो लद्दाख के रास्ते भी बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। जो बौद्ध धर्म है वो तिब्बत कैसे पहुंचा, तो लद्दाख के रास्ते से ही का तिब्बत पहुंचा। लद्दाख को छोटी तिब्बत भी कहा जाता है। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोग इस्लाम धर्म से परिचित हुआ और यहाँ अच्छी खासी जनसंख्या मुसलमान रहते थे। और लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्धि मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया वो केसर सागा, लद्दाख में काफी प्रचलित है। जो हम लोग केसर सागा कहाँ में प्रसिद्ध है, तो ये कहाँ है, लद्दाख में बहुत सारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप लोग इन्हें देखिए, जो अंडरलाइन है उन्हें तो आप लोग बिल्कुल अंडरलाइन कर लीजिए। केसर सागा देख सकते हैं यहाँ पे, केसर सागा। उसके साथ उसके स्थानीय रूप से मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते और उस पर नाटक खेलते थे, उसी को केसर सागा कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे है। अब देखिए हम लोग लद्दाख के बारे में तो पढ़ लिए, अब हम लोग केरल के बारे में पढ़ते हैं। अब किसके बारे में पढ़ेंगे, हम लोग केरल के बारे में पढ़ेंगे। चलिए अब केरल के बारे में यह है, केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। यहाँ मतलब एक तरफ के समुद्र से घिरा, मतलब यहाँ जो है क्या है, समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है। भारत के दक्षिण और पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है और यह एक समुद्र से घिरा हुआ और दूसरी तरफ पहाड़ियां से। एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है तो दूसरी तरफ क्या है, पहाड़ियां से घिरा हुआ है। अपने आप को मतलब सुरक्षित जोन में ये है।
इन मतलब यहाँ की जो खूबसूरती है वो क्या ही कहें। पहाड़ियों पर विविधता प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। आप लोग मतलब मसालों का जो मतलब रानी पाया जाता है, तो वो मसालों की रानी क्या होती है? इलायची होती है। लेकिन अपना भारत की बात करें तो सबसे ज्यादा मसाला जो उगाए जाते हैं वो यहाँ पे केरल में ही उगाए जाते हैं। केरल का जो मसाला है इतना इंटरेस्टिंग था कि जो अंग्रेज लोग थे यहाँ से व्यापार मसालों भर भर के एकदम जहाज भर भर के यहाँ से मसाला लेकर जाते थे और खा पी के उजाड़ते थे, समझे। यहाँ पे विभिन्न प्रकार में जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाते थे। इन मसालों के कारण ही यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए क्या है, बहुत ही आकर्षक बना। सबसे पहले यहाँ पे अरबी अरबी और यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हें ही जाता है। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय किसे जाता है? किसे जाता है? थॉमस को, संत थॉमस को। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपनी यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा कि मुसलमान समुदाय का यह बड़ी इज्जत थी। जो यहाँ पे था मतलब जो इस एरिया है जो केरल में, यहाँ पे मुसलमान समुदाय क्या था, बहुत ही इज्जत था। जो व्यक्ति जिस तरह से आ रहा है अपना अपना बात अपने उसमें क्या लिखते जा रहा है। जिसे कोई व्यक्ति यात्रा कर रहा है, यात्रा करते करते कुछ लाइन लिख दिया, कुछ देखते हुए उसके बारे में लिख दिया, विवरण कर दिया, तो उसे क्या कहेंगे? यात्रा वृत्तांत कहेंगे। तो जो लोग जिसके शासन काल में आ रहा है वो अपना यात्रा करते जा रहा है और लिखते जा रहा है जो उसको समझ में आ रहा है। कोई व्यक्ति भारत के बारे में बहुत ही अच्छे अच्छे बात कहे कि वहाँ पे संस्कृति है, ऐसा संस्कृति है कि ये पूरा विश्व को आकर्षित करती है। तो कोई व्यक्ति भारत को मतलब अपशब्द तरीके से करते हो कि यहाँ पे है ये नहीं है। कोई व्यक्ति कमियां बता रहा है तो कोई व्यक्ति यहाँ पे जो जितना उन्नत है, यहाँ पे प्रचलित है, उसको बारे में कोई व्यक्ति लिख रहा है। तो अनेक तरह से लिखते हैं। अब देखिए केरल में मनाए जाने वाले त्योहार ओणम केवल एक विशेष आकर्षण है। नाव प्रतियोगिता ये मतलब बहुत ही काफी प्रचलित है। ये जो ओणम है ये नाव मतलब इसमें क्या होता है आज तक हम भी रियल में तो नहीं देखे। चलिए देखिए क्या है, वास्को डिगामा पानी के जहाज से यहाँ पहुंचे और पुर्तगालियों ने यूरोप, एक मिनट आवाज आ रही ना, हाँ। वास्को डिगामा पानी के जहाज से यहाँ पहुंचे और पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। नहीं मतलब भारत का खोज किसने किया? तो यहाँ पे वास्को डिगामा यहाँ पे लिखा जा रहा है, उन्होंने समुद्री मार्ग का खोज किया है। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल केरल के जो लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं उनमें यहूदी, इस्लाम धर्म एवं हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल है। मान लीजिए क्वेश्चन आ सकता है आपका मेंस में भी आ सकता है कि केरल में कौन कौन सी धर्म प्रचलित है और इस धर्मों के बीच अपने समझ को उजागर करिए। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है मेंस में। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे जो भी धर्म थे यहाँ पे ये सभी धर्म का डिस्कशन करते हुए अगर आप लोग पेज नंबर भी बता दें कि एनसीईआरटी पेज नंबर कितना 11 पेज नंबर में यहाँ पे बहुत ही अच्छे से डिस्कस करके बताया गया कि यहाँ पे ये धर्म है, अच्छे धर्म की मान्यताएं हैं यहाँ पे, तो वो लोग भी क्या काफी अच्छे हो जाते हैं। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। चीन के व्यापारी भी केरल आए और यहाँ पे मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते थे वो चीनी जालों से हूबहू मिलते थे और उन्हें चीना बाला कहते थे। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते थे उसे क्या कहते थे? देखिए इसको नोट आउट करिएगा, चीना पट्टी कहते हैं। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई, वहां पे हुई होगी। केरल के उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। केरल में और क्या क्या खेती होती है? मसाला के साथ साथ चावल भी होता है, देख रहे हैं भारी मात्रा में चावल भी होता है। वहाँ का अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ का कल्चर क्या है, यहाँ के लोग ज्यादा क्या मछली खाते हैं और हम लोग के पास क्या है काफी कम मात्रा में यहाँ पे मछली आ पाते हैं, तो हम लोग कम ही यहाँ के लोग यूज कर पाते हैं। लेकिन केरल में क्या है, समुद्र है, वहाँ पे कोई इधर समुद्र से घिरा है तो कोई पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो वहाँ पे बहुत सारा एक इन्वायरमेंट मिलता है खतरनाक वाला। चलिए एक गाना है बहुत यहाँ पे प्यार सा, ये लोग आप जरूर पढ़िएगा एक बार जरूर। क्या है कि दिन खून के हमारे प्यारे भूल ना जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। मतलब ये जो किताब है ये पन्ना उस उधर तंज कसते हुए बोल रहा है कि जो सेना, जो अपने भारतीय जवान जो वीर शहीद हो गए जवान,
उसकी एक दबी हुई आवाज है जिससे ये बुक उठाने की कोशिश किया है। वो बोल रहा है कि दिन खून के हमारे प्यारे ना भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। और ये कहाँ से लिखा गया है, तो भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा से लिया गया है। चलिए यहाँ पे क्या है, जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियां एक दूसरे से बिल्कुल हाँ देखो दोनों दोनों इधर अलग अलग उपजाऊ होते हैं, दोनों अलग, वहाँ के लोग अलग अलग कल्चर को प्रमोट करते हैं, तो वहाँ का अलग अलग पहनावा है, हम लोग देख लिए जो केरल और वहाँ की लद्दाख का। चलिए, क्षेत्रों के इतिहास एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव है, दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब के आने वाले व्यापारियों को प्रभावित किया है। दोनों क्षेत्र जैसे लद्दाख भी हो गया और केरल भी हो गया, क्या कर दोनों मतलब यात्री को बहुत ही प्रभावित किए, क्योंकि यहाँ पे अनेक अनेक प्रकार के मिलते हैं, खाने पाने के लिए कच्ची सामग्रियां नहीं अनेक प्रकार के मिलते हैं। ठीक है, ये ऑब्वियस बात है, पर सॉरी प्रभावित करेंगे नहीं। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए काल की बात नहीं है, हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं। किसी भी नए क्षेत्र में हम लोग जाते हैं तो वहाँ का तरीका अपने आप क्या आता है, बदलते रहता है। और संस्कृति को हमेशा जिलाए रखना और क्या है, हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं में क्या घुल मिल जाते हैं, फिर हमें पता ही नहीं चलता कि हमने शुरुआत कब किया था, और फिर हमें एक जब अंत समय आता है, जब हमें लगता है कि बिछड़ने वाले हैं, तो मतलब टाइम लगता है कि बहुत मतलब ऐसा फील आने लगता है, क्योंकि ये भारत की संस्कृति है, भारत की सभ्यताएं हैं, कि जब हम लोग एक भाईचारा की तरह अपना निभाते हैं, अपना कर्तव्य को निभाते हैं इतने अच्छे से कि कुछ कहने का नहीं। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन है, विविधता में एकता। यहाँ से बहुत सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग उल्टाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। विविधता में एकता, भारत की विविधता या अकेलता भारत की विविधता या भारत में एकता, भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेज को भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाएं और पुरुषों ने अंग्रेज के खिलाफ मिलजुल कर लड़ाई लड़ी। क्या है, अंग्रेज के खिलाफ मिलजुल कर क्या है, लड़ाई लड़ी। भारत के स्वतंत्र संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे, उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेजों का अलग अलग तरीके में विरोध हुआ। सब लोग अलग अलग तरीके से विरोध किया। जब गांधी जी यहाँ पे आते हैं तो उन्होंने बहुत सारा संघर्ष किए, लाठी खाए, जेल गए, क्या कुछ नहीं किया। सुभाष चंद्र बोस हो गए, बाबा साहेब अम्बेडकर हो गए, बहुत लोग। अपना जो संविधान जो बनते हैं ना, वो बहुत ही एक दर्दमय घटना है। अभी आप लोग आगे इसके बारे में और विस्तार पूर्वक चलते चलेंगे। बस ये जानिए कि भारत यूं ही आजाद नहीं हुआ है, भारत ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है। उन्होंने एक दहमी समी कुचला की तरह हम लोग को किया गया, हम पे 200 साल तक शोषण किया गया, लेकिन फिर भी जब उस टाइम भारत सोने का चिड़िया कहलाता था, लेकिन आज भी भारत के पास इतना सब कुछ है जो कि फिर से एक बार अपने पैर पर खड़ा होने के लिए भव्य भारत निर्माण की ओर अग्रसर बढ़ते जा रहा है। कहीं ना कहीं आज भी भारत वो जिंदा है, कहीं ना कहीं क्या जिंदा है ही। अब हम लोग चलते हैं आगे, ये गीत आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब देखिए ये है जलियांवाला बाग 1919 में जो हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में हंटर समिति जो भी था और जनरल ओडायर के चलते हुआ था। अब देखिए यह गीत अमृतसर में हुआ जलियांवाला बाग। ये जो गीत था, दिन खून के प्यारे भूल ना जाना, खुशियों पर अपनी आंसू बहा के जाना, ये जो गाना था या क्या, यह गीत अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांति प्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी। मतलब इसमें क्या था, 1000 से अधिक लोग जो है ना मारे गए थे। 200 राउंड वहां पे गोलियां चली एक फील्ड में। मतलब वो जो अंग्रेज के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे ना, तो एक कानून ला दिया था, कोई भी लोग 5 व्यक्ति से ज्यादा सामूहिक व्यक्ति नहीं बन सकता, मतलब कोई भी समूह की तरह एक और मतलब समूह की तरह नहीं बनेगा, इस तरह से मतलब हो गए थे। तो फिर क्या हुआ कि 1000 लोग ने एक फील्ड में आ गए, जलियांवाला जिस अमृतसर जो फील्ड है वहां पे 1000 लोगों से अधिक संख्या में आ गए, और वहां पे एक कुआं था, वहां पे जब गोलियां चलाई गई, इधर दोनों बगल से गोलियां चलाई जा रही थी, तो बीच में आम जनता लगभग हजारों लोग, बच्चा से छोटा से लेकर बूढ़ी तक, नौजवान से लेकर बूढ़ा एकदम उस बीच
वो गोलियां का शिकार हो गए। जब ये लोग याद करते हैं, जब इसी घटना याद करते हैं, जब आप लोग और इतिहास पढ़िएगा तो आप एक से एक रूबरू होते रहेंगे। आपको ऐसे लगेगा जैसे मेरे आंखों से सामने ये सब घटना घटित हुआ और मैं वहां पे कुछ नहीं कर पाया। शांति शांति, थोड़ा सा भावुक हो गया था मैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता का हमारा देखिए, आप जो है ना यहाँ पे हालांकि ये तो खत्म हो गया, लेकिन अब यहाँ पे आप लोग आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। जो भी मैं आपको अंडरलाइन कर रहा हूँ, आप इसे जरूर करिए आंसर राइटिंग में यूज। ये देखिए क्या है, एक मिनट। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता का क्या करता है, बहुत ही, इसे आप लोग देख लें। अब देखिए क्या है, भारत झंडे की कहानी जानती है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। इस झंडे को सारे भारत के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल कर, जो अपना जो झंडा है अभी अशोक चक्र वाला, उस झंडा को क्या हुआ कि सभी लोग, पूरा भारत के लोग जितने भी थे वो लोग क्या किए, इस झंडे को स्वीकार किया। अब देखिए इस्तेमाल किया था क्या कि विरोध, अब अंग्रेज तुम भागो, अब तुम्हारा नहीं यहाँ पे चलने वाला है। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज, हाँ, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा कि भारत भारत एकता, हाँ, ये बहुत ही लाइन आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, आप इन्हें देखिए। जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा, देखिए। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है, जिसमें विविधता को पहचान और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत में विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। अगर क्वेश्चन भी पूछ सकता है नो डाउट कि अनेकता में एकता का सिद्धांत किसने दिया, तो कौन दिए, जवाहरलाल नेहरू दिए। कौन दिए, जवाहरलाल नेहरू ही दिए थे। अब देखिए, अब जो अपना जो लिखा गया है राष्ट्रीय गान, वो देखिए वो उसे किसने लिखा, देखिए अब देख लीजिए यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता की ही एक अभिव्यक्ति है। राष्ट्रगान किस तरह में एकता का वर्णन करता है, इससे अपने शब्दों में लिखे। राष्ट्रगान, जो एक क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रगान जो है वो अपने आप को किस शब्दों में, मतलब वो क्या बयां करती है, वो कहना क्या चाहती है, भारत के किस समुदाय के बारे में वो जानकारी देना चाह रहा है, और यहाँ पे किस तरह के कल्चर को भारतीय प्रमोट कर रहे हैं, ये सभी राष्ट्रगान में लिखा गया है। तो उनसे जो आशय होता है आप उन्हें लिखिए, और आपकी जो भी होती है, तब आपका जो सोच है धीरे धीरे अपने आप विकसित होते जाएंगे। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन आंसर आ गया, आप लोग क्वेश्चन भी देख सकते हैं। ये बाकी बात ये आप अपने आप से भी बना सकते हैं। अपने इलाके में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों की सूची बनाइए, इनमें कौन से त्यौहार आप सभी के समुदाय में मनाए जाते हैं। तो आप लोग ये सब बना सकते हैं, इनमें कोई भारी बात नहीं। आप ये देख लीजिएगा, अपने विचार में भारत की समृद्धि एवं विविधता का विरासत आपके जीवन को कैसे बेहतर बनाती है, बिल्कुल बेहतर बनाती है। यहाँ पे अनेक प्रकार के खान पान किस तरह से, मतलब विविधता में ही एकता का सिद्धांत जो नेहरू जी दिए थे वो भी यहाँ पे लिख दीजिएगा, तो और भी अच्छे से आपके आंसर राइटिंग बन जाएंगे। और जो भारत का जो विरासत है, ये बहुत ही लंबे समय संघर्षमय रहा है, इसे तो आप लोग कभी भूलिएगा नहीं। चलिए, आपके अनुसार अनेकता में एकता का विचार भारत के लिए कैसे उपयुक्त है। भारत की खोज किताब के लिए इस वाक्यांश में नेहरू भारत की एकता के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं। वो कहना चाह रहे हैं यहाँ पे हम लोग जो भी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वो सभी एक तरह से मिलजुल कर काम करते हैं। अनेकता में ही एकता है यहाँ पे, और यही विविधता का पहलू है। अनेकता में एकता है, हम लोग भाईचारा को प्रमोट करते हैं। हम लोग, हमारी जो संस्कृति है वह घुल मिल की संस्कृति है। हम लोग सभी एक दूसरे से भाईचारा की रोल निभाते हैं। ये भी हो गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड में ऊपर दिए गए गाने को किस पंक्ति द्वारा चुनी है, जिसके अनुसार भारत की एकता को निश्चित रूप से झलकती है। तो मतलब वो गाना क्या कहे, वो जवान जो वीर शहीद हो गए वो कहना चाह रहे हैं कि हमने इस वतन की आज़ादी के लिए मतलब खून बहा दिए, तो आप लोग उसे कभी मत भूलिए। ये कहना चाह रहे हैं कि आप लोग इसे कभी मत भूलिए, और इसका करारा से जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहिए। अब है
लद्दाख एवं केरल की तरह भारत के कोई एक क्षेत्र चुनिए, अध्ययन कीजिए कि कैसे उस क्षेत्र की विविधता ऐतिहासिक भौगोलिक कारकों ने प्रभावित किया है। तो आप लोग ये बिल्कुल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग को जो है ना ये चैप्टर बिल्कुल क्या होगा समझ आ गया। बाकी जो अंडरलाइन है आप लोग उन्हें एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा, तो आप लोग को क्या होगा सारी डाउट कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हमने विविधता जो है इकाई 1 विविधता आज हमने उसे कंप्लीट कर लिया है। तो कल हम लोग इसके सेकंड चैप्टर देखेंगे जो कि है विविधता एवं भेदभाव, चलिए देखेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो शेयर करिएगा। बाकी बात जिन्होंने तैयारी स्टार्ट की है, प्रारंभ तैयारी किए हैं, तो आप लोग बिल्कुल उसको ये वीडियो भेज सकते हैं। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट्स, और हाँ आप लोग बताइए कि हमने कहाँ गलतियाँ क्या है, कमेंट आप लोग करिए जिसकी वजह से कि हम आगे से क्या करें सुधार कर सकते हैं। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।